सोना गाची की रातें पार्ट 54। शबाना की शादी में 1 महीना बाकी रह गया था। कैनाल लॉज में शादी की तैयारियां जारी थीं। भाभी और उसकी फुप्पी की लड़कियां इन तैयारियों में पेश थीं। दुल्हन के लिए जोड़े बनवाए जा रहे थे। शबाना के अब्बू और भाई ने बैंक से मजीद कर्ज लेकर जेवरात के सेट भी तैयार करवा लिए थे। शबाना इन तमाम तैयारों से बेताल्लुक जफर के साथ गुजारे जाने वाली जिंदगी के नशे व फराज पर सोचती रहती। वो जफर को नापसंद करती थी। जफर उससे इंतकामन शादी कर रहा था, सिर्फ शबाना को नीचा दिखाने के लिए, उसकी अना और शख्सी वकार को ठेस पहुंचाने के लिए। शबाना अपने खानदान की नामूस की खातिर खामोशी से अपने मक्तल की तरफ बढ़ रही थी। कॉलेज उसने छोड़ दिया था। इन्हीं दिनों शबाना के बड़े भाई अकील को कारोबार के सिलसिले में सिलहट जाना पड़ा। शबाना का दिल मशरकी पाकिस्तान जाने को मचल उठा। वो उससे पहले वहां 2-1 बार ही गई थी। उसकी आंखों के सामने नारियल और देवदार के जंगल लहराने लगे और दरिया पद्मा की मौजों पर कश्तियां खेलने वाले मछेरों के मीठे गीत कानों में रस घोलने लगे। उसने सोचा कि वो अमेरिका चली जाएगी। जाने जिंदगी का क्या अंदाज होगा उसके बाद। क्यों ना वो एक बार मशरकी पाकिस्तान की मरतूब ठंडी हवाओं में सैर करे। उसने अकील भाई के साथ जाने की ख्वाहिश जाहिर की तो अकील भाई शबाना की दिलजोई की खातिर उसे साथ ले जाने पर तैयार हो गए। सिलहट में अकील के गहरे दोस्त की फैमिली रहाइश पजीर थी। चुनाचे एक रोज शबाना अपने भाई के साथ PIA के तैयारे में ढाका जाने के लिए सवार हो गई। ढाका पहुंचकर उन्होंने ढाका के कमलापुर रेलवे जंक्शन से सिलहट जाने वाली ट्रेन पकड़ी और सिलहट की तरफ रवाना हो गए। सितंबर का आगाज हो चुका था। मशरकी पाकिस्तान का आसमान बादलों में छुपा हुआ था। किसी रेलवे स्टेशन से गुजरते हुए बारिश शुरू हो जाती तो शबाना खिड़की से बाहर हरे भरे सब्जे लहराते धान के खेतों और नारियल और ताड़ के झुंडों को देखती। उसे एक अजीब तरह की सरबती खुशी महसूस होती। ये खुशी तमाम खुशियों से निराली थी। ना इसका कोई नाम था और ना इसकी कोई कीमत, ना उसका कोई आगाज था और ना उसकी कोई इंतहा थी। ये बादलों से बारिश की ठंडी शफाफ बूंदें बनकर जैसे शबाना के दिल के कमल की पंखड़ियों पर गिरती महसूस होती थी। ये खुशी तमाम रंगों, खुशबुओं और शक्लों से बेनियाज थी। बारिश में भीगती ट्रेन तालाब में खिले हुए कमल के फूलों, ढलान छतों वाले मकानों और सुंबुल के केसरी फूलों वाले गुंजान दरख्तों को पीछे छोड़ती अपनी मंजिल की तरफ दौड़ी चली जा रही थी। शबाना का जी चाहा कि काश वो सारी जिंदगी इसी तरह ट्रेन में सफर करते करते गुजार दे। बारिश होती रहे, ट्रेन चलती रहे और कमल के फूलों से भरे हुए तालाब और नारियल के झुंड और केसरी फूलों वाले सुंबुल के तरफ गुजरते चले जाएं और ये सफर कभी खत्म ना हो। इन दिलकश मनाजिर को देखकर शबाना को बेख्तियार पुरस्कार राहिल का ख्याल आ गया। क्या वो सिलहट में उसे आकर मिलेगा? नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता था। मगर ऐसा कभी कभी हो भी जाया करता था। उसे लगता कि राहिल उसके साथ साथ सफर कर रहा है। मोहब्बत और रोमांस की पाकीज़ा महकती लहर की तरह वो उसके सर पर अपना साया किए साथ साथ चल रहा है। ट्रेन सिलहट की तरफ चली जा रही थी। शबाना एक रात के बाद रास्ते में आने वाले स्टेशनों को देख रही थी। उसे स्टेशनों के नाम याद नहीं थे। बारिश में धुलकर हर शय पहले से ज्यादा खूबसूरत हो गई थी। जब वो सिलहट पहुंचे तो उस वक्त शाम हो रही थी। अकील भाई के दोस्त की फैमिली उन्हें रेलवे स्टेशन पर मौजूद थी। अकील ने उन्हें टेलीफोन पर बता दिया था कि मेरी बहन शबाना भी मेरे साथ आ रही है। उस फैमिली से शबाना की लाहौर में 2-3 मुलाकातें हो चुकी थी। ये लोग वजीराबाद के रहने वाले थे और एक मुद्दत से सिलहट में चाय का बिजनेस कर रहे थे। सिलहट शहर के मज़ाफ़ात में चाय के बागात के करीब ही एक खूबसूरत कोठी थी। ये कोठी उन्होंने खुद बनवाई थी। अकील भाई के उन दोस्त साहब का नाम चौधरी खुदादाद था। अकील भाई से उम्र में 4-5 साल बड़े थे। छोटी सी फ्रेंच कट दाढ़ी, भारी भरकम जिस्म पर जिना कैप, हाथ में छड़ी, बड़े खुश अखलाक और हंसमुख थे। उनकी कोई औलाद नहीं थी। दोनों मियाँ बीवी तन्हा कोठी में हंसी खुशी जिंदगी बसर कर रहे थे। बीवी को शबाना भाभी कहकर पुकारा करती थी। गोरी चिट्टी खातून थी। सुनहरी फ्रेम वाली ऐनक लगाती और सर से कभी दुपट्टा नहीं गिरने देती। नमाज रोजे की पाबंद। वजीराबाद में उन्होंने अपनी काफी जायदाद बनाई हुई थी और वजीराबाद में कई रफाई दारुन के सरपरस्ती में काम कर रहे थे। चौधरी साहब और भाभी ने शबाना के सर पर हाथ रखकर उसे प्यार किया। अकील से गले मिले और गाड़ी में बैठकर अपनी कोठी की तरफ रवाना हो गए। रास्ते में भाभी और उसके मियाँ ने अकील को शबाना की होने वाली शादी की मुबारकबाद दी। चौधरी साहब बोले, भाई हमने तो लाहौर आने की सारी तैयारियां मुकम्मल करके रखी हुई हैं। अकील ने कहा, चौधरी साहब आप भावर साहबा को लेकर 3-4 रोज पहले ही आ जाइएगा, आपकी वहां जरूरत होगी। चौधरी साहब ने खुशी का इजहार करते हुए कहा, क्यों नहीं, पहले आएंगे भाई, हमारी अपनी बेटी की शादी है। शबाना तो हमें अपनी बच्चियों की तरह प्यारी है।
भाभी ने मुस्कुराते हुए शबाना की तरफ देखा। मैंने जैसूर से तुम्हारे लिए सच्चे रेशम की साड़ियां मंगवाई हैं। तुम साड़ी पसंद करती हो ना शबाना बेटी? जी हाँ, शबाना ने आहिस्ता से सर हिलाकर कहा। वो मोटर की खिड़की से बाहर गीली सड़क के किनारे हवा में झूमते नारियल के दरख्तों को तक रही थी, जिनके पीछे बादलों का रंग शाम के झटपटे में गहरा सुरमई होता चला जा रहा था। बारिश नहीं हो रही थी, मगर आसमान बादलों से भरा हुआ था। बंगले पर नौकरों ने खाना वगैरह तैयार करके रखा था। इस बंगले में आकर शबाना को हमेशा सुकून और मुसरत का एहसास हुआ था। सिलहट के मज़ाफात में एक पहाड़ी टीले पर बना हुआ यह खामोश और तन्हा बंगला ताड़ और नारियल के दरख्तों में घिरा हुआ था। एक जानिब ढलान पर बांस के 10-12 दरख्त साथ साथ उगे हुए थे, जिनकी वजह से वहां हर वक्त ठंडा ठंडा सब्ज अंधेरा सा फैला रहता। शबाना को यह कुंज बड़ा पसंद था। वो जब भी यहाँ आती इस कुंज में आकर जरूर बैठा करती। पत्थर की चंद एक सीढ़ियां टीले के ऊपर बंगले तक जाती थी। बंगले में रोशनी हो रही थी। लॉन में बैत की कुर्सियां लगी थी। बरामदे में भी दीवार के साथ बैत के सोफे पड़े थे। बैत की मेज पर रखे गुलदान में ट्रॉपिकल पौधे के चौड़े पत्ते सर झुकाए खामोश थे। फिजा में एक ऐसी मरतूब खुशबू रची बसी थी जिसमें नारियल, बांस और चाय की मिलीजुली महक थी। जाते ही इन्हें सिलहट के अनानास का शरबत पिलाया गया और फिर उन्होंने मुंह हाथ धोए। इतनी देर में नौकर नौकरानियों ने खाना लगा दिया। खाने पर खूब बातें हुई। भाभी शबाना से शादी पर खरीदे गए जोड़ों की बातें करती रही। शबाना हूँ हाँ में जवाब देती गई। चौधरी साहब अकील भाई से कारोबार की बातें करते रहे। खाने के बाद चाय का दौर चला। यह सिलहट की खास ब्लेंड की हुई चाय थी। उस वक्त शबाना को पुरस्कार राहिल की बहुत याद आई। वो चाय का मुसाफिर था। चाय की खुशबू उसके साथ साथ सफर करती थी। चाय और सुर्ख गुलाब के फूल। गुलाब के फूल तो वहां नहीं थे, मगर सिलहट की नाजुक, लतीफ, पाकीज़ा और मोहब्बत करने वाली, मोहब्बत की याद दिलाने वाली, मोहब्बत में डूब जाने वाली चाय मौजूद थी। जिस वक्त ये लोग चाय पी रहे थे तो शबाना को अजीब दिलनवासी आवाज सुनाई दी। वो इस आवाज से मानूस थी। वो चाय पीते हुए हमतन गोश हो गई। फिर अकील भाई, चौधरी साहब और भावर साहिबा की आवाजें छट कर परे हट गईं और शबाना ने उस मानूस आवाज को बिल्कुल साफ सुन लिया। ये बारिश की आवाज थी। लॉन में बारिश शुरू हो गई थी। चाय की प्याली शबाना के हाथ में थी। प्याली में पड़ी चाय भी जैसे हमतन गोश थी और बारिश की आवाज को गौर से सुन रही थी। चाय, बारिश और बांस के दरख्त और गुरूब होती शाम के साए, तुलू होती बरसात की अंधेरी रात के गीले सायों में जज्ब हो रहे थे। शबाना चाय की प्याली लेकर डाइनिंग रूम से निकलकर बरामदे में आ गई। अब वो बारिश के करीब थी। अब बारिश उसके करीब थी। ये जुनूब मशरकी एशिया की बारिश थी। बारिश जुनूब मशरकी एशिया में पैदा हुई है। पहली बार बारिश का जन्म जनूबी जंगलों में नारियल और बांस के झुंडों में हुआ और उसने चाय के बागों के करीब अनानास के पौधों के दरमियान अपनी आंखें खोली। सिलहट की अबर आलूद मरतूब हवाओं ने शबाना के परेशान और उलझे हुए जहन को बेहद सुकून बख्शा। दूसरे रोज वो चाय के बागों की सैर को गई। टीले की ढलानों पर चाय की फूली हुई सरसब्ज झाड़ियां साथ साथ कतारों में ऊपर तक चली गई थीं। मजदूर लड़कियां कहीं कहीं टोकरे पीछे बांधे चाय की पत्तियां चुन रही थीं। भाभी शबाना के साथ थी। यहाँ उसके खाविंद चौधरी साहब का एक डिपो था, जिसका एक कमरा मेहमानों को चाय पेश करने के लिए मखसूस था। शबाना ने भाभी से पूछा कि चाय चुनने वाली लड़कियों को दिन में कितनी मजदूरी मिलती है। भाभी ने अपनी बेशकीमत साड़ी का रेशमी पल्लू सर के ऊपर जमाते हुए कहा, ये तो चौधरी साहब को ही मालूम होगा। चाय के कमरे में शबाना और भाभी को चाय और बिस्किट पेश किए गए, मगर शबाना का दिल उदास हो गया था। उसने प्याली में देखा, चाय भी उदास थी। चाय किस लिए उदास थी? शायद इसलिए कि ये चाय इन मैले कुचले कपड़ों वाली औरतों के नसीब में नहीं थी, जिनके मेहनत कश हाथों ने घंटों बाग में झाड़ी झाड़ी के पास जाकर इस चाय की पत्तियों को चुना था। ये बड़ी कीमती चाय थी। ये चाय के फूलों की चाय थी। चाय के फूलों की चाय सबसे अफजल होती है। दूसरा दर्जा चाय की पत्ती का है और तीसरे दर्जे की चाय पौधों के डंठलों से बनाई जाती है। शबाना को चाय के फूलों की चाय पेश की गई थी। इस चाय में चाय की पत्तियां चुनने वालों के दर्द अंगेज गीतों की उदास आवाज थी। ये आवाज चाय की भाप की लहरों के साथ बुलंद होकर शबाना के कानों को छूकर जैसे आहें भरती गुजर रही थी। शबाना चाय चुनने वालियों के लिए कुछ नहीं कर सकती थी। ये काम उसका नहीं था, ये काम चौधरी साहब का था, जिन्होंने कल ही अपनी बीवी को 7,000 रुपए की रेशमी साड़ी खरीद कर दी थी। उसके बाद शबाना का चाय के बाग में जीना लगा। रात का खाना मिसेस चौधरी की एक सहेली के यहाँ था। ये सहेली बंगाली खातून थी। उनका बंगला भी एक टीले के टेरेस पर था। इस किताबी चेहरे और मोटी मोटी आंखों वाली बावकार बंगाली खातून का नाम नूरुन्निसा था। उसका अमीरो कबीर कारोबारी बंगाली खाविंद उसे नूर कहकर पुकारता था। शबाना उससे पहले भी नूर से मिल चुकी थी।
اس نے شبانہ کے لیے خاص طور پر 3-4 قسم کی مچھلی پکوائی تھی۔ شبانہ اپنے بھائی عقیل کے دوست چودھری صاحب اور ان کی بیگم کے ساتھ بیگم نور کے بنگلے میں داخل ہوئی تو گیٹ پر ان کی چھوٹی بیٹی جنگیز میں چمبیلی کے پھولوں کے ہار لیے کھڑی تھی۔ اس نے باری باری سب مہمانوں کے گلے میں ہار پہنائے۔ بیگم نور، ان کے خاندان کی بڑی بیٹی کے بچے سب استقبال کو وہاں موجود تھے۔ اس شام بھی سے لٹکا آسمان ابر آلودی تھا مگر بارش نہیں ہو رہی تھی۔ فضا میں کسی قدر حبس تھا مگر بنگلے کے ایئر کنڈیشن کمرے میں پہنچتے ہی حبس کا احساس ختم ہو گیا تھا۔ شبانہ کو محسوس ہوا کہ وہ جنوب مشرقی ایشیا کے کسی شہر میں نہیں بلکہ کسی سرد شمالی شہر میں آ گئی ہے۔ یہاں پر پارٹ 54 کا اختتام ہوتا ہے۔ آگے کہانی سننے کے لیے پارٹ 55 سماعت فرمائیں۔